हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। हम बात करने वाले कि हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर रिचर देन यू। आप कहां पर स्टैंड करते हो। अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हो तो आपको पूरा डोमेन का पता होना चाहिए कि ये कहां जाता है, ये कहां जाता है, ये कहां जाता है। अंधेरे में जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने प्लान किया कि भाई मुझे अमीर बनना है तो डिसाइड करना पड़ेगा कितना अमीर बनना है। कितना अमीर बनना है पता लग गया तो किस पाथ से कितने पैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे मुझे इनकम सोर्सेज मेंटेन करने हैं। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में सर्टेन होनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे टॉप 1% में आना है, टॉप 5% में आना है, टॉप 10% में आना है, तो उसके लिए कितनी इनकम रिक्वायर्ड होती है। वीडियो के अंदर वही बात करने वाले हैं कि इंडिया के टॉप 10%, इंडिया के टॉप 5%, इंडिया के टॉप 1% में आने के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए होती है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले, टैक्स स्लैब्स की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि यार जो कॉमन सेइंग जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों क्यों बोलते हैं, ऐसा ऐसा होता क्यों है, उस रीजन को समझने वाले हैं। टेक्निकल टर्म्स का यूज कम से कम करूंगा, अगर यूज करूंगा तो आपको समझा दूंगा कि यार इसका मतलब क्या होता है। एक नॉलेज ट्रांसफर सेशन होने वाला है, ये केटी सेशन होने वाला है। क्योंकि 2021 से लेके 2030 तक, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया, ये डिकेड, ये दशक जो होने वाला है, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें बहुत ज्यादा होंगी। इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे, इसके अंदर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और इस दशक के अंदर अगर आपने फाइनेंस को समझ लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई, तो आप बहुत फायदे में होने वाले हो। तो बहुत सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इजी वे, बहुत सिंपल में आपको समझाने का ट्राई करूंगा। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, बिल्कुल निचले स्तर से हम आएंगे यार। पॉवर्टी लाइन से लेके अपन चलेंगे टॉप 1% तक। ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। यहां से हम जाएंगे टॉप 1% तक। सारे स्टैट्स जितने भी होते हैं, कितने रुपए कौन कमाता है, वो सब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी लाइन की पहले बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन होता क्या है। अपनी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी, खाना पानी वाली, अगर आप वो अफोर्ड कर पाते हो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हो। पुअर आप माने जाओगे, पर पॉवर्टी लाइन एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि अगर आप इससे भी कम पैसे कमाते हो तो भाई आपका जीना भी मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो ये कहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि $2 पर डे से ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। $2 मतलब 150 रुपए, यानी दिन के आप 150 रुपए कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन में नहीं हो, उससे ऊपर हो, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई है। बट इंडिया जो है वो अलग थ्रेशोल्ड फॉलो करता है। कैसे? इंडिया के अंदर नेशनल थ्रेशोल्ड अलग होता है और स्टेट वाइज अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है। हर कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से तो चीजें वेरी करती हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊं यहाँ पे, तो अर्बन एरियाज के अंदर और रूरल एरियाज के अंदर जनरल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो अर्बन एरियाज में जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो है 32 रुपीज पर डे। कि आप 32 रुपए दिन के कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, यानी 32 रुपए में आप सिंगल बंदा 3 टाइम की रोटी खा सकता है, ऐसा लगता है सरकार को। मैं लड़ने नहीं आया भाई, मैं समझा रहा हूं बस जो स्टैट्स है। रूरल एरियाज की बात करते हैं तो यहां पर 26 रुपए प्रतिदिन, 26 रुपए अगर आप कमा रहे हो रूरल एरियाज के अंदर तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। तो अगर आप लोग, हाँ आपकी बात कर रहा हूं मैं, 10,000 20,000 इंटर्नशिप करो, 40,000 पर मंथ कमा रहे हो, प्लेसमेंट लग गई है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, तो बेटा ग्रेटफुल बनो, ठीक है। खुशी कि हाँ चल ठीक है, अब ज्यादा कमाने हैं, मेहनत करूंगा कमा लूंगा, बट अभी जितने भी है आई एम ग्रेटफुल, यार मजा आ रहा है, खुश हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे बेटा ये बहुत सारे लोग हैं जो 26 रुपए प्रतिदिन, 32 रुपए प्रतिदिन में जिंदगी निकाल रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल, आपके पास जितना भी है, जो भी है, खुश रहा करो, खुश रहा करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि डिसाइड कैसे होता है पॉवर्टी लाइन के बारे में, कि पॉवर्टी लाइन कैसे, मतलब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। थोड़ा सा मजा आएगा, ध्यान से सुनो बस इस चीज को। पॉवर्टी लाइन की बात करूं तो कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स होंगे जो कि आपको बताएंगे कि पॉवर्टी लाइन कैसे मेंटेन होगी, कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे बात करूं कि मैंने बोला कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 150 रुपए प्रतिदिन और इंडिया ने सेट किया हुआ है 32 रुपए प्रतिदिन। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से आ रहा है कि इंडिया के अंदर अगर आलू 30 रुपए किलो है, यूएस के अंदर वही सेम आलू मुझे 100 रुपए 150 रुपए का मिल रहा है। इंडिया में $0.5 का मिल रहा है मुझे, और यूएस में मुझे $2 का मिल रहा है 1 किलो। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है यार, कि वहां पर चीजें महंगी हैं, यहां पर चीजें सस्ती है। तो जहां पर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होता है वहां पर वेजेस ज्यादा होती है, सैलरी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए हम प्लेसमेंट वाले बच्चे, हमको प्लेसमेंट के टर्म्स में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो देखो, इंडिया में आपका अच्छे से अच्छा इंजीनियर अराउंड 50 लाख तक कमा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कमाता, उसका सैलरी होती ही नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स में हो सकती है, बट जो आपका बहुत अच्छी बड़ी बड़ी एमएनसीज है वहां पर इतनी ही होती है। अब्रॉड की बात करूं तो आपको 1 करोड़ पर एनम बहुत प्यार से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी ना यार। अब जितने मेरे दोस्त हैं वहां पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैकेज लेके बैठे हैं,
उनकी सेविंग्स अगर मैं बात करूं तो वो अराउंड 30 से 40 लैक्स होती है, उससे ज़्यादा सेव नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनके, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपको पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगली चीज़ जो है वो है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका क्या मतलब होता है कि एक गुड है, एक गुड मतलब आलू है, उसको इंडियन करेंसी से कितने में खरीदा जा सकता है, सेकंड यूएस करेंसी से कितने में खरीदा जा सकता है। तो आप करेंसी के कंपैरिजन के लिए इस इंडिकेटर का यूज करते हो, परचेजिंग पावर पैरिटी। सेम गुड लेना है आपको, दो करेंसीज लेनी है जिसमें हमेशा एक साइड पे हमेशा यूएस डॉलर ही होता है और सेकंड पे जो भी आपका येन, रुपी वगैरह सब कुछ। तो इससे आप कंपैरिजन करते हो कि जो आप सेकंड आपकी करेंसी है रुपी जो कहां स्टैंड करती है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अगली है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम नेट नेशनल इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, एवरेज पर पर्सन इनकम, कि एक देश के अंदर अगर मैं एवरेज निकाल दूं इनकम के ऊपर तो हर बंदा कितने कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की आती है यार 1,35,000 रुपए पर ईयर, कि एक आदमी एवरेज 1,35,000 रुपए पर ईयर कमा रहा है। और 1,35,000 आपको पता है कि आपके जो प्लेसमेंट वाले बच्चे होते हैं वो एक महीने में कमा लेते हैं। तो बी ग्रेटफुल, फिर दोबारा बी ग्रेटफुल। तो हमें ये समझ में आ गया यार कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पॉवर्टी लाइन के स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं। पर कैपिटा इनकम से हमें समझ में आ गया एवरेज कितनी इनकम चलती है। हमें ये समझ में आ गया कि पॉवर्टी लाइन में कितना कितना अमाउंट होता है पर डे का। पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं तो बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 136 करोड़ है, जिसके अंदर 6.5% लोग, अगर मैं 6.5% निकालूं तो नियरली 8.8 आएगा। 8.8 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जो दिन के 32 रुपए, दिन के 26 रुपए से कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब आते हैं मेन इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर जिसके लिए आपने वीडियो देखी है, जो कि है कि मुझे परसेंटेज बताओ भैया कि टॉप 5, 10, 1% कितना कमा रहे हैं। चलो वहां चलते हैं, एक बार परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज लिख लेता हूं, ठीक है। परसेंटेज की मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे ही आप फॉर्मल सेक्टर में लैंड करते हो, आप बिल्कुल निचले स्तर पे हो, अभी बहुत जो बिगिनर लेवल सबसे छोटी जॉब जो होती है उसमें घुसे हो फॉर्मल सेक्टर के अंदर, वहां पे आपकी सैलरी अराउंड 8 से लेके 14,000 के बीच में होती है, बिल्कुल जो निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की एकदम। अगर आप फॉर्मल सेक्टर में इस सैलरी पे घुस गए हो 8 से 14,000 पर मंथ, तो आप इंडिया के टॉप 10 से 15% में आ चुके हो। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, कोई स्किल भी नहीं है, सिंपल 8 से 14,000 की नौकरी का स्किल भी नहीं चाहिए होती, नॉर्मल आप किसी भी घुस सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप टॉप 10 से 15% में आ चुके हो, ठीक है। अब टॉप 5% की बात करते हैं। अगर आप 40 से 45,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 5% में आ चुके हो बहुत आसानी से, ठीक है। अभी तक ये अपन किसी भी नॉर्मल जॉब करेंगे, अगर डिसेंट जॉब, अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो, प्लेसमेंट आपको 40-50,000 की बहुत प्यार से मिल जाएगी, तो आप टॉप 5% में आ चुके हो। हाँ, अब यहाँ पे ये मत बोलना भैया कि अच्छे कॉलेज से हो तो ही मिलेगी, मेहनत मारोगे, स्किल होगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट, अब अच्छा कॉलेज आता है कि यहाँ पे आप अच्छे कॉलेज के बच्चे हो तो आपके लिए प्लेसमेंट लेना आसान होगा। अगर आप कुछ थोड़े Tier 3 कॉलेज के बच्चे हो तो वहाँ पर आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करेगी, तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा स्किल के बाद, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलना आसान हो जाता है अगर आपकी स्किल अच्छी हो। तो अच्छे कॉलेज के बच्चे हो, आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, ठीक है। आपने MCA करी है, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। आपने M.Tech करी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, आप किसी PSU में चले गए हो, आपने गेट दिया PSU में चले गए हो, आपने MBA करी है, आप फिर दोबारा किसी MNC में चले गए हो। यहाँ से आपकी इनकम अगर पर मंथ 90K से ऊपर चली गई है, आप पर मंथ 90K से ज्यादा कमा रहे हो, 90,000 से ज्यादा कमा रहे हो, तो आप इंडिया के टॉप 1% ब्रैकेट में आ चुके हो, टॉप 1% ब्रैकेट में आ चुके हो। तो जो सिंपल लॉजिक है कि मुझे टॉप 1% में कराना है इंडिया के, तो मैं कितने पैसे कमाऊं, तो आपको 90,000 से ज्यादा रुपए कमाने पर मंथ, आप इंडिया के टॉप 1% में आ जाओगे, जो आप इनमें से किसी भी तरीके से बहुत प्यार से कमा सकते हो। तो हमें ये चीज समझ में आ गई यार, ठीक है, टॉप 5%, टॉप 10%, टॉप 1% क्या फंडा होता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यार, बहुत प्यारे फैक्ट, मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। राइटिंग मेरी गलती है, मुझे पता है, कृपया ना बताएं। अगर मैं डिवीजन कर दूं इंडियन पॉपुलेशन की परसेंटेज पे, तो ये 0 हो गया, ये 73 हो गया, ये आपका 99 हो गया और ये आपका 100 हो गया। तो ये जो 1% लोग हैं और ये जो 73% लोग हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम वाइज एग्जैक्टली इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहला 1%, टॉप 1% है, उसकी इनकम इज इक्वल टू जो बॉटम 73% अर्न कर रहे हैं उसके बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, और थोड़े अच्छे स्टैट्स देते हैं आपको कि 1% लोग जो है टॉप के, उनके पास 40% ऑफ नेशनल इनकम है। यानी कि अगर एक्स अमाउंट जो है इंडिया पूरे साल में अर्न करता है,
तो उसमें 0.4x जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो टॉप 1% का जा रहा है, और फिर दोबारा 0.4 ऐसा कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो नीचे बॉटम के 73% का जा रहा है। तो जो 73% लोग हैं वो कंट्रीब्यूशन 1% दे पा रहे हैं टॉप के। ये चीज हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था आपके लिए। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इंडिया में सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टॉप का 1% है जिसके पास 40% ऑफ नेशनल वेल्थ है, सिर्फ वही टैक्स पे कर रहा है। अगर इसको अपन थोड़ा लॉजिकल वे में समझे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया के टॉप के 2 से 3% लोग जो आते हैं उनमें ही सारे टैक्स पेयर्स हैं। तो इन 2% में से कुछ लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ लोग टैक्स छुपा रहे हैं और जेब में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे सैलरीड लोग जो होते हैं उनका टैक्स पहले ही कट जाता है, तो वो तो बचा नहीं पाते यार। वो देश के प्रति प्रेम ही बहुत है, उनको पहले ही टैक्स कट जाता है। अब एक स्टेटमेंट जो हमने पहले बहुत बार सुन लिया कि जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ स्टैट्स हैं, उनके टर्म्स में आपको समझाता हूँ। 1980 से 2016 के अगर मैं स्टैट्स आपको बताऊं तो जो आपका बॉटम 50% है, जो निचले स्तर पे 0 से लेकर 50% की जनता है, उन्होंने 36 साल के टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ 107% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ देखी है। अगर यहीं पे मैं टॉप 1% को ले आऊं तो टॉप 1% ने अराउंड 870% की ग्रोथ देखी है। अगर मैं टॉप 0.1% को ले आऊं तो उन्होंने अराउंड 1295% की ग्रोथ देखी है। ग्रोथ परसेंटेज आपको पता लग जाए कि यार जो गरीब है वो ग्रो कर तो रहा है, बट इन्फ्लेशन जो है उसको फिर दोबारा नेगेटिव में लेके जाती है। ग्राफ के टर्म्स में अगर हमें समझना हो तो देखो, ये कुछ लोग थे, ये कुछ लोग थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग जो है ऊपर बढ़ने लग गए, ये लोग जो है नीचे आने लग गए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो ये लोग हैं ये टॉप के 1%, जो ये लोग हैं ये बॉटम के 50%। तो हमें क्या दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ ये जो गैप है ये बड़ा होता जा रहा है। इस गैप को ही बोलते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। समझ में आ गई ये बात? हमें बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ यार कि जो टॉप के 1% लोग हैं इनका प्रोफेशन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम कि भाई कर क्या रहे हैं, ये हैक करते क्या है, ठीक है। इनमें से 44% लोग जो है वो सैलरीड है यार, सैलरीड लोग हैं, वो एम्प्लॉय हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं, 9% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, 29% लोग जो आपके नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, और रेस्ट आपका जो 80% है वो आपका अदर्स में आ गया, जहां पे आपका रेंट, जो लोग रेंट पे हैं, जो लोग डिविडेंड ले रहे हैं, जो लोग गिफ्ट मिलते हैं, ब्लैक मनी, तो ये आपका 18% के अंदर आ चुका है। तो टॉप 1% के अंदर आपके ये लोग आते हैं, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, जो बिजनेस वाले हो गए, सैलरीड, और आपके ये रेंट, डिविडेंड, गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि ये जो टॉप के 1% है पढ़े लिखे कितने हैं इसमें से, तो देखो 9% लोग जो है इलिटरेट हैं। इन लोगों का कभी ऑफिशियल एजुकेशन के साथ पाला ही नहीं पड़ा, इन्होंने ऑफिशियली कभी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो ये 9% लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब बाकी के 16% लोग वो है जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ली है, ठीक है। उसके बाद अराउंड 12% लोग जो है वो मैट्रिक वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ 10वीं की पढ़ाई करी हुई है। आगे 17% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हाई सेकेंडरी, जिन्होंने सिर्फ 12th की हुई है यार। और जो रेस्ट आपका 46% है वो है जो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट से ज्यादा है। तो अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो अगर मैं मैट्रिक से उठा लूं तो नियरली 75% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो आज जो आपके माता पिता की आर्ग्यूमेंट होती है कि बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे, बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे, तो वो आपकी सच है, क्योंकि 75% लोग जो टॉप 1% में बैठे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, 10वीं करी है, 12वीं करी है, या ग्रेजुएट से ऊपर है। मेजोरिटी की बात करूं तो मेजोरिटी जो है ग्रेजुएट या उससे ऊपर है। जो कहानी हम सुनते हैं कि उसने ड्रॉप कर दिया, उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, मैं भी कर देता हूँ, मैं बिलियनर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। उसने ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि उसको लग रहा था कि मैं इससे आराम से 2-3 साल भी निकाल लूंगा, अगर फेल भी होता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि वो कमा ही नहीं रहा था, उसने ड्रॉप भी कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था जिसको देख के उसको लगा कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ अपने फाइनेंसेस, और तब उसने ड्रॉप किया। आप सिर्फ टीवी वाली साइड देख रहे हो, टीवी वाली साइड मत देखो, वेब सीरीज वाली साइड मत देखो, किताबें पढ़ो जिसके बारे में पढ़नी है। किताबों में डिटेल में आपको सब कुछ समझाया होता है कि ड्रॉप क्यों किया, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे ड्रॉप करने से पहले। हाँ, तो हमने क्या समझ लिया कि टॉप 1% में कौन लोग आते हैं, टॉप 5% में कौन लोग आते हैं, टॉप 10% में कौन लोग आते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनका प्रोफेशन क्या होता है। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस ज्यादा क्यों होते जाते हैं इनकम के साथ, क्योंकि जो आपका बीच का गैप है, जो गरीब और अमीर के बीच का गैप, उसको छोटा करना है। इससे कैसे छोटा करेंगे, जो अमीर है उससे ज्यादा पैसे ले लेंगे, उससे ज्यादा टैक्स वसूल कर लेंगे। तो एक तरीका होता है बैलेंस आउट करने का कि जो गैप है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। बट वो दिख नहीं रहा, फ्यूचर ट्रेंड्स भी जो है वो ये कहते हैं कि वो गैप कम नहीं होने वाला, तो गैप बढ़ता ही जाएगा। आपने ग्रोथ परसेंटेज भी देख लिया यार कि ग्रोथ परसेंटेज क्या रहती है, बॉटम 50% के अराउंड 100% के आसपास, और आपकी टॉप 0.1% की 1300% के आसपास। तो वो ही चीज है जो आपका गैप जो है उसको बढ़ाती जा रही है। टॉप 1% के पास अराउंड 73% ऑफ
इनकम होती है। क्या मतलब है इस बात का मतलब ये कि 0 से 73% जो लोग कमा पा रहे हैं वही सेम 99 से 100% के बीच में 1% है वो कमा रहे हैं। 1% के बाद आपकी नेशनल इनकम का 40% होता है कंट्रोल। बहुत ही कम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ का कंट्रोल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी यार, जो मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने बनाई। अगर आपको नॉलेज ट्रांसफर सेशन ये वाला अच्छा लगा हो तो आप बोल सकते हो अच्छा लगा, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो बता सकते हो। इसको हम बोलेंगे KT सीरीज नंबर 1 या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी नंबर 1। आगे बनानी है तो सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। बताना कैसी लगी, मजा आया तो बताना मजा आया, नहीं मजा आया तो बताना कि नहीं मजा आया। मत बनाया करो, जैसा अच्छा लगे वैसे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए